देश के अन्नदाता को सड़क पर आंदोलन करते हुए 1 महीना होने जा रहा है, लेकिन अब हालात पहले जैसे नहीं रहे हैं। किसान अपनी मांगों पर अड़ा है तो उधर केंद्र सरकार बिल वापसी पर सहमत नहीं है। इस बीच कांग्रेस ने राष्ट्रपति से मुलाकात करते हुए किसान आंदोलन को ताकत दी है, तो वहीं केंद्र सरकार के सामने चुनौती भी खड़ी कर दी है। राहुल गांधी ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को 2 करोड़ लोगों के किसान समर्थन में हस्ताक्षर सौंपे। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी को हिरासत में ले लिया गया तो राहुल गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला। राहुल ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी जी ये नहीं सोचे कि किसान घर चला जाएगा, किसान हटेगा नहीं। राहुल गांधी ने कहा सरकार संसद का संयुक्त सत्र बुलाए और इन कानूनों को तुरंत वापस ले। बीजेपी नरेंद्र मोदी जी का एक ही लक्ष्य है और वो किसान समझ गया है, मजदूर समझ गया। लक्ष्य है कि उनके आसपास जो 2, 3, 4 बड़े क्रोनी कैपिटल्स हैं, उनके लिए पैसे बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी करते हैं। जो भी नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ खड़े होते हैं वो उनके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को आतंकवादी बोलेंगे, मजदूर खड़े हो जाएंगे तो मजदूर को आतंकवादी बोलेंगे। किसानों की बात रखते हुए राहुल गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी का आह्वान किया कि आज देश का किसान दुख दर्द में है, कुछ किसानों की मौत हो गई है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए कृषि कानूनों को वापस ले। इस दौरान प्रियंका गांधी ने किसानों के असंतोष को आतंकवाद से जोड़ने को गलत ठहराया। गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि देश का अन्नदाता ठंड में बैठा हुआ है। इस सरकार के दिल में क्या जवान किसान के लिए आदर है या सिर्फ अपनी राजनीति, अपने पूंजीपति मित्रों का आदर है? सरकार किसानों की आवाज सुन नहीं रही है, ये स्पष्ट है। नहीं तो कोई भी कुछ भी कहे, कोई कुछ भी करे, लेकिन किसान तो बैठे हैं ना बॉर्डर पे। लाखों किसान 1 महीने से बॉर्डर पे बैठे हैं, उनकी आवाज कौन सुन रहा है? वो एक ही चीज कह रहे हैं कि हमें चोट पहुंच रही है, हमें दुख पहुंच रहा है, हम नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, हम नहीं सह पाएंगे ये नए कानून। तो सरकार क्यों नहीं उनको वापस ले रही? किसान अपनी मांगों पर डटा है तो सरकार कृषि कानूनों को किसान हित में बताकर वापस नहीं लेने पर अड़ी है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस रण में अब कौन हटेगा और कौन डटेगा। इस बीच भाजपा ने भी अपना राजनीतिक धर्म निभाते हुए इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। राहुल गांधी जो कुछ बोलते हैं उसको कांग्रेस भी गंभीरता से नहीं लेती। अगर राहुल गांधी को इतनी किसानों की चिंता थी तो जब उनकी सरकार थी तो सरकार के माध्यम से कुछ न कुछ किसानों के लिए कर सकते थे। कांग्रेस का हमेशा से चरित्र किसान विरोधी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर।
खास खबर में हम बात करेंगे किसान आंदोलन की। 29 दिन पूरे और अभी तक आंदोलन की स्थिति क्या रहेगी कोई पता नहीं। आंदोलन लंबा चलेगा, सरकार पीछे रहेगी, बिल वापस होंगे, किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे। 6 दौर की वार्ता के बावजूद भी सरकार और बीजेपी लगातार इस मुद्दे को बुझाने में लग रही है कि बिल एकदम सही है और किसान की स्थिति को सुधारने के लिए है। दूसरी तरफ धरती पुत्र बॉर्डर्स पे जाके बैठे हुए हैं और उनका साफ कहना है कि एक काले कानून है। तो सही कौन है ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा। किसानों को लगता है कि इससे हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा और सरकार को लगता है कि किसान सिर्फ इसी से उठ सकता है। तो चले इसी मुद्दे को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार और समीक्षक ओम सैनी साहब हैं, भाजपा नेता और विधायक अविनेश महर्षि जी हैं, कांग्रेस नेता और विधायक राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष रामनारायण मीना जी हमारे साथ हैं, आम आदमी पार्टी से देवेंद्र शास्त्री जी हमारे साथ हैं। सभी का स्वागत है। ओम जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। सबसे पहले अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंचे, ऑलमोस्ट 1 महीने का सफर। ये तो दिल्ली की बात कर रहा हूं मैं, आंदोलन तो लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन अभी तक किसी नतीजे पे नहीं पहुंच पाए हैं। किसान पीछे हटने को तैयार नहीं है। बीजेपी जगह जगह अपनी चौपाल कर रही है, 700 चौपाल देश भर में बीजेपी कर रही है, ये बात कहने के लिए कि किसानों की अगर स्थिति बदलनी है तो ये कानून लागू होंगे। तो ये तय कौन करेगा कि कानून सही है या किसान सही है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि जून 2020 में जब ये कानून अध्यादेश के रूप में आए और उसके बाद में जब संसद में 19 सितंबर को इन पर चर्चा हुई, तो जिस तेजी के साथ में सारा सिलसिला बना है और जब लोग सोच रहे थे कि इन कानूनों का प्रभाव क्या होगा, समझने के लिए यूरोप में देख रहे थे, अमेरिका में देख रहे थे, कनाडा में देख रहे थे कि वहाँ में इस तरह की जो सारा सिलसिला बना उसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इस पर कुछ करते। और राज्यसभा में जब इस पर चर्चा होने का दृश्य बना तो लगा कि जबरदस्त जमघट मच गया, खटाखट कानून पास कर दिए। किसानों ने इसके ऊपर पहले जब ये पंजाब से सारा सिलसिला बताया, पंजाब के अंदर ये सारा सिलसिला हो रहा, लेकिन मैंने हनान मोला का एक साक्षात्कार पढ़ा है। हनान मोला ऑल इंडिया किसान सभा के प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी हैं। उन्होंने बताया है कि करीब 600 जिलों में और 25 राज्यों में 1.5 करोड़ लोगों ने 9 अगस्त को इन कानूनों के खिलाफ सारा प्रदर्शन किया और अपने आप को जेल भरो आंदोलन में पार्टिसिपेट किया। लेकिन सरकार, केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी के जितने प्रवक्ता थे वो ये साबित करने पे लगे रहे कि ये तो सिर्फ पंजाब का और शायद थोड़ा सा हरियाणा का है सारा सिलसिला, कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन जब चीजें खुल रही हैं तो पता लग रहा है कि सचमुच में ये सब बड़ा, और जिस तरीके से अब वो अटैक करना चाहते हैं, कहीं चौपाल कर रहे हैं, कहीं बोल रहे हैं और किसी को आतंकवादी कह रहे हैं, किसी को देशद्रोही कह रहे हैं, किसी को माओवादी कह रहे हैं। क्या लगता है आपको, ऐसे में क्या लगता है आपको कि आंदोलन मेरा सा ख्याल है कि मैं योगेंद्र जी, मेरा सा ख्याल है कि किसान काफी अरसे बाद में अपने वर्ग के रूप में एकत्रित हुआ है और सारी विचारधाराओं से परे वो अपनी जमीन और अपने हुनर के लोगों के साथ में मिलकर के एकजुट हुआ है। और ये तो सच है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के अपने अपने किसान संगठन है, वो भी इनमें सब में जुड़े हैं, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के किसान संगठन को जिसका जो नाम मात्र का है, जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसके माध्यम से ये कहलवाना चाहते हैं कि साहब इसके किसानों का बहुत बेहतरी हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। और चूंकि इनके पास में आवाज है, इनके पास में मीडिया है, ऑर्गेनाइज है, इसलिए ऐसा लगता है कि जैसे ये बड़ा प्रभावी है, लेकिन नीचे नीचे जमीन खिसक रही है। और मुझे लगता है कि वापस आ रहा हूं आपके पास में रामनारायण मीना साहब के पास में जाना चाहूंगा। रामनारायण जी, आपके पास आ रहा हूं। करीब 2 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर युक्त लेटर राष्ट्रपति को राहुल गांधी ने सौंपा और राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, कानून काले हैं। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी का यह हमला है कि एक पॉइंट ऐसा बता दे राहुल गांधी या कांग्रेस, उनके मुख्यमंत्री, जिस पे यह बहस की जा सके कि यह गलत है और इस वजह से गलत है, कि बिना पढ़े आलोचना की जा रही है उसकी बिल की। देखिए योगेंद्र जी, ये बड़ी विडम्बना है। आज बाहर मंडी के बाहर जो क्रय करता है वो मंडी एक्ट से गवर्न होता है, किसान सुरक्षित है। उसके बाद जब ये उसको खत्म कर देंगे एक्ट के तहत मंडी को, तो किसान ठगा सा महसूस करेगा। और जब कॉरपोरेट्स उनसे अनुबंध करेंगे तो जो घोषित मूल्य है एमएसपी का, उस एमएसपी के घोषित मूल्य से कम में जब वो करेंगे तो किसान बर्बाद हो जाएगा।
आज जो एमएसपी है, मैं तो ये कहता हूँ कि केंद्र सरकार का संगठन भारतीय किसान संघ के नेता भी कहते हैं, आपकी डिबेट में भी कहा है कि कुछ खामियां है, एमएसपी को कानून बनाओ, जो पर्यावरण के नाम पे किसान को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं उसको ड्रॉप करो। जब आप 25 जगह खामी बता रहे हो तो फिर एक्ट ऐसा क्यों बनाया आपने जो अमेंडमेंट के लिए बनाया? मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनको इस बात को सोच लेना चाहिए कि वो किसी एक के प्रधानमंत्री नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री है, जिसको भारत को माँ कहते हैं। वंदे वत्सले मातृभूमि, जिसको कश्मीर से कन्याकुमारी तक की बात वो करते आए थे, आजकल उस चीज को शायद वो भूल गए। वो ध्वज प्रणाम इसलिए करते हैं कि ध्वज का तो भारत को मानते हैं, तो किसान भी उसमें शामिल है। इसलिए मोदी जी को हट छोड़ करके देश के आम आवाम को, जो किसान सर, ये कहना मोदी जी का या सरकार का चौपाल करेंगे, सरकारी खर्चे पे चौपाल कर रहे हैं। एक भी किसान अपनी जेब से पैसा खर्च नहीं कर रहा है, जबकि किसान पड़े हैं, ये भूखे पैसे। 41 किसान अभी तक अपनी जान दे चुके हैं, उनकी जान खत्म हो चुकी है। पता नहीं ये फैमिली वेलफेयर का मुद्दा किसान को मार के करना चाहती सरकार, क्या चाहते हैं? हम किसान हैं, हमारे को गालियां निकालने का किसी को भी, मोदी जी को किसी को भी अधिकार नहीं है कि किसी। मैं वापस आ रहा हूं सर आपके पास में, मीना साहब वापस आ रहा हूं मैं। देवेंद्र शास्त्री जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। देवेंद्र जी, आपकी पार्टी भी, आम आदमी पार्टी भी विरोध कर रही है। जिस दिन भारत बंद था उस दिन आपके पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री, उन्होंने एक प्रोटेस्ट मार्च भी निकाला और उन्हें नजरबंद कर दिया गया, या उन्होंने कहा कि किसी ने नहीं। खैर एनीवे, लेकिन ये चुनौती बीजेपी लगातार दे रही है कि जैसे भी रामनारायण जी ने कहा कि यही बिंदु एक है, अभी भी कहा जा रहा है। और शुक्रवार को देश में एक बड़ा चौपाल होगा जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे और कई मंत्रियों को अलग अलग राज्यों की जिम्मेदारी दी गई है, वो उनके कैपिटल्स में पहुंचेंगे। तो ये आंदोलन को देख करके लगता है आपको कि सरकार जब से अध्यादेश, बिल, उसके बाद कानून, उसे जस्टिफाई कर रही है कि बिल्कुल सही है, किसान की स्थिति बदलना हमारा लक्ष्य है। अगर सरकार किसान की स्थिति बदलना चाहती है, उससे आत्म संपन्न करना चाहती है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये जो किसान की कल्याणकारी जो सरकार अपने को दावा कर रही है कि हम जो है किसानों के भले के लिए ये कानून लेकर के आए हैं, ये दरअसल ये पहला मौका है कि जब ये किसानों के सामने टोटल एक्सपोज हो गए। ये कानून जो है वो किसानों के फेवर में नहीं है, ये किसानों के समझ में आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी 50 बार कह चुकी होगी ये साहब ये तो वेलफेयर के लिए है, विपक्ष इनको बरगला रहा। लेकिन भाई, अगर मेरे पक्ष में कोई चीज है तो मुझे कौन बरगला सकता? भारतीय जनता पार्टी को तो खुद को इस कानून का पता नहीं है। मैं आपको बता दूं साफ साफ कि ये कानून कॉर्पोरेट हाउसेस से आया है। आप इनसे जरा सा पूछ लीजिए कि एमएसपी, ये एक और मैं इसके साथ जोड़ देना चाहता हूं कि एमएसपी का और मंडी सिस्टम आज भी हमारे देश में व्यवस्थित नहीं है। और यही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि आज कांग्रेस और तमाम पार्टियों को भारतीय जनता पार्टी बेवकूफ बनाने पे लगी हुई है, क्योंकि इन्होंने अपना सिस्टम कभी दुरुस्त किया नहीं। आप एमएसपी की बात कर रहे हैं, अब भारतीय जनता पार्टी को एमएसपी सिस्टम नष्ट करने के लिए कांग्रेस और इनकी साथी पार्टियों ने ही तो ये तर्क दिया, क्योंकि ये एमएसपी का सिस्टम हमारे यहाँ पूरी तरह से लागू नहीं है। आप राजस्थान में देख लीजिए कितनी एमएसपी से खरीद होती है, नाम मात्र की खरीद करके केवल औपचारिकता पूरी की जाती है। मंडी के नाम पे मंडी का कोई सिस्टम है? करप्शन का भंडार है वो। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी को इस पूरे सिस्टम को नष्ट करने का अवसर मिला हुआ है। मैं आपको ये कह रहा हूं कि किसानों की स्थिति बदलना चाह रही है, लेकिन वो दुर्गति करना चाह रही है। कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में बिक चुकी है भारतीय जनता पार्टी। अगर किसी को गलतफहमी है कि भारतीय जनता पार्टी देश कल्याण और किसान के कल्याण के लिए काम कर रही है, तो वो या तो उसके दिमाग में गोबर भरा हुआ है या फिर वो समझना नहीं चाह रहा। ये स्पष्ट है। चलिए, मैं अभी जवाब दिलवाता हूं आप सभी लोगों को। हमारे साथ अविनेश महर्षि जी हैं, वो जवाब देंगे। अविनेश जी, आपने सुना, लगातार इसे काला कानून बताया जा रहा है। जब अध्यादेश, उसके बाद में बिल और फिर अब कानून, इसका विरोध हो रहा है। राहुल गांधी ने 2 करोड़ हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन भी सौंपा है, जिसके लिए कहा जा रहा है कि कानून को वापस लेना चाहिए। किसान लगभग 1 महीना पूरा हो रहा है
और बॉर्डर्स पे टिके हुए हैं, वो लगातार मांग कर रहे हैं। अभी तक एक बड़ी बात ये निकल के आ रही है कि किसान आंदोलन में राजनीतिक दल सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने मंच को किसी भी राजनीतिक दल को प्रयोग नहीं करने दिया है। उस मंच के लिए बिल्कुल उन्होंने साफ कहा हुआ है कि आप सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन मंच को हम प्रयोग नहीं करने देंगे। तो यहाँ एक सवाल उठता है कि जिनके लिए सरकार प्रयास कर रही है और वो चाहते ही नहीं है कि हमारी ये जो बिल है, माफ करिएगा, ये जो कानून है हमारे लिए बनाया जाए, तो सरकार क्यों एक्सरसाइज कर रही है फिर? देखिए रविंद्र जी, सबसे पहले तो मैं देवेंद्र जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने ये कहा है कि राजस्थान की मंडियों में भी बहुत जबरदस्त तरीके से भ्रष्टाचार है। ये राजस्थान की सरकार को देखने वाली बात इन्होंने कही। मैं ये पूछना चाहता हूं, 2 करोड़ हस्ताक्षर की बात राहुल गांधी जी ने ज्ञापन देने की बात की। मैं कांग्रेस पार्टी में रहा हुआ हूं, पहले पीसीसी का मेंबर जब बनाते थे ना, तो वोटर लिस्ट लेकर उसके आगे हस्ताक्षर करके और तो कांग्रेस में रहकर के आप कांग्रेस की पोल खोल रहे हैं, किसी को भी बता रहे हो? योगेंद्र जी, ठीक वैसे ही राहुल गांधी जी के नीचे की टीम उनको बेवकूफ बनाती है। फर्जी हस्ताक्षर, झूठे हस्ताक्षरों का नाम लेकर के 2 करोड़ राहुल गांधी जी के पास में हस्ताक्षर करने के लिए मौजूद होते तो देश का किसान 70 वर्षों तक इस बदहाली का जीवन नहीं जीता। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनका हर वर्ग की चिंता रहती है, आज इनके पेट में मरोड़े उठ रहे हैं। आज किसान की बहबूदी करना चाहता है देश का प्रधानमंत्री। आज देश के प्रधानमंत्री ने किसान की आमदनी को दुगना करने का प्रण लिया है, संकल्प लिया है। इनके मन में इस बात की तकलीफ है। आज किसान, मैं फिर कहता हूं, दावे के साथ में कहता हूं कि कोई किसान वहां पर नहीं आया है। दिहाड़ी लोगों को ले जा करके कांग्रेस अपना उल्लू सीधा करना चाहती है और कांग्रेस के घटक दल उनका साथ देना चाहते हैं। कौन से किसानों की बात कर रहे हैं? आज राजस्थान का किसान क्यों नहीं गया? ढाई राज्यों के किसानों के नाम पर जिन लोगों की आमदनी खत्म हो रही थी, जो लोग किसान के नाम पर राजनीति करना चाहते थे। अभिनेश जी, राजस्थान के किसान भी गए हैं, राजस्थान के किसान भी गए। आपकी पार्टी के साथ एक अलायंस में चुनाव लड़े आरएलपी, वो लोग तो 26 को कूच करने वाले हैं। राहुल गांधी जी के हालात इसलिए हुए हैं ये यहाँ पर कोई आईना दिखाने वाला नहीं है। वो जो कह देते हैं, आज फिर एक बचकानी हरकत उन्होंने राहुल गांधी जी ने करके एक ऐसा बचकाना स्टेटमेंट दे दिया कि जो उनकी इमेज बनी हुई है, उस इमेज को फिर दोबारा उन्होंने मूर्त रूप देते हुए साकार करने का काम कर दिया। देश का किसान आंदोलनरत नहीं है। ये पॉलिटिकल जो हमारे विपक्ष के अंदर है, जो घटक दल है, उनके साथ में लगे हुए तो सारे के सारे लोग एक थैली के चट्टे बट्टे और कांग्रेस देश के प्रधानमंत्री के। लेकिन एक बात बता दीजिए अभिनेश जी, एक सवाल है मेरा इसी से जुड़ा हुआ। अभिनेश जी, एक सवाल है मेरा, ये सवाल ये है कि जब जो धरती पुत्र जिनके लिए आप कानून बनाए हैं, वो साफ कह रहे हैं कि इसको वापस ले लीजिए, उनको चाहिए ही नहीं। जो सरकार इस कानून के माध्यम से उन्हें सुविधा देना चाहती है, वो चाहती है नहीं। अभिनेश जी, मैं जवाब दूंगा, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। अभिनेश, एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द लौटेंगे। बने रहिए आप जन टीवी के साथ। स्वागत है, आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं किसान कांग्रेस को आपने तो बीच में किसान आंदोलन के साथ साथ एक चर्चा और चल पड़ी है कि लोकतंत्र खतरे में है। आखिर लोकतंत्र कैसे खतरे में हो सकता है? लाखों कुर्बानियों के बाद बचा ही कहाँ है जो खतरे में होगा? लोकतंत्र तो बचा ही नहीं, देश में है ही नहीं लोकतंत्र। नहीं लगता है खतरे में खतरे में तो आप और हमारी जान है। वजह से ऐसा लगता भी है तो लोकतंत्र खतरे में नहीं हो सकता। बेशक कोई आगे आकर के बोलना ना चाहिए, लेकिन लोकतंत्र मजबूत है। लोकतंत्र की मजबूती के लिए बहुत सारे लोग तैयार भी हैं। ईवीएम चलती रहेगी, लोकतंत्र मजबूत रहेगा। से खतरे में क्या हो सकता मैं नहीं कह सकता। खैर, लेकिन चलिए हम चर्चा करेंगे लोकतंत्र भी क्यों खतरे में। हाँ अविनेश जी, मैं आपके पास ही आना चाहूंगा। एक बार ब्रेक से पहले आपसे सवाल था मेरा। यहाँ एक सवाल उठता है। सवाल यह है कि
जिन अन्नदाता के लिए कानून लेकर के आए हो आप, और ये कहा जा रहा है, ये सवाल है वहां से सिंघू बॉर्डर से, शाहजहांपुर बॉर्डर से, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से एक सवाल निकल के आता है कि सरकार ये कानून लेकर के क्यों हितैषी बनना चाहती है। या तो हमारे साथ में डायलॉग करे सरकार कि वास्तव में क्या चाहते हैं किसान, वो कानून लेके आइए। इस कानून की आवश्यकता ही नहीं है तो क्यों कानून लेके आ रही है सरकार, क्यों लेके आई है, माफ करिएगा। देखिए, वार्ता हुई, 6 बार वार्ता हुई। सरकार ऐसा नहीं है कि किसान के साथ वार्ता करना नहीं चाहती है। सरकार किसान की बहबूदी चाहती है, उन्नति चाहती है, उसकी फसल का दुगना दाम करना चाहती है और उस बात के लिए हमेशा तैयार है। देश के प्रधानमंत्री चाहे भारत की सरकार बिल्कुल नहीं चाहती है कि हमारे देश का किसान बर्बाद हो जाए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं, आज जब वो कह रहे हैं कि किसान के साथ में बातचीत करने के लिए क्यों नहीं तैयार है, बातचीत करने के लिए तैयार है, हम लोग बातचीत भी कर रहे हैं। और जो कानून लाने की जहां तक बात है, देखिए ये एक सतत प्रक्रिया है। 70 वर्षों में किसान को अपनी फसल का मूल्य तय करने का हक और अधिकार भी नहीं। उनको मंडी में, सिर्फ मंडी में बेचने के लिए कहा गया। अब देश के प्रधानमंत्री जी ने उनको कहा मंडी में भी बेचो, मंडी से बाहर भी बेच सकता है, किसी दूसरे राज्य में भी बेच सकता है। और जहां तक कॉरपोरेट घरानों की ये बात करते हैं, और जिन 2 कॉरपोरेट घरानों का नाम लेकर के बात करते हैं, योगेंद्र जी, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब मनमोहन सिंह जी थे, आप इतिहास उठा करके देख लें, जो अडानी की बात करते हैं, जो एयरपोर्ट देने की बात करते हैं, कांग्रेस के शासन में उनको पोर्ट दिए गए, कांग्रेस के शासन में उनको एयरपोर्ट्स की बात की गई और उस समय का याद नहीं है। आज जब वो मूर्त रूप लेता हुआ दिखाई देता है, कौन सा ऐसा कांग्रेस का नेता है, मेरे पास बड़े बड़े नेताओं की सूची है जो अडानी और अंबानी के धोख लगाते हुए देखे गए। मेरे पास में सूचना है, मैं आपको बता दूंगा। इस जन टीवी की चर्चा के माध्यम से मत खुलवाओ मेरा मुंह। कांग्रेस के कौन है तो गलत ना वो तो बीजेपी की धोख कैसे सार्थक हो सकती है विनोद जी? अगर कांग्रेसी अगर धोख देते हैं तो बीजेपी वालों की धोख कैसे पवित्र हो जाएगी, ये बताइए। मैं जवाब दिलवा रहा हूं रामनारायण मीना जी से। रामनारायण जी, आपके पास आऊंगा मैं भी। मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन एक सवाल खड़ा किया है। मुद्दा डाइवर्ट हो जाएगा, लेकिन अविनेश महर्षि जी ने एक सवाल खड़ा किया है। रामनारायण जी, अभी आपने सुना कि अडानी और अंबानी के कोई राजनीतिक दल नहीं है जो ढोक नहीं लगाता है। हालांकि देखिए, मुद्दा मेरा किसान से जुड़ा ही है। मैं एक जवाब चाहूंगा आपसे, जो अविनेश जी ने अभी आरोप लगाया। सारी पॉलिटिकल पार्टी को मत शामिल कीजिए योगेंद्र जी। कांग्रेस के नेता भी जाके ढोक लगाते हैं। मैं केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात कर रहा हूं, जो जीतने के बाद पहली दफा अडानी मिला, उसके पांव छुए हैं। कांग्रेस के किसी लीडर ने पांव नहीं छुए हैं। मैं केवल, सुनिए बात को सुनना सीखिए। मैं केवल नरेंद्र मोदी की बात करता हूं, जो मुकेश अंबानी की पत्नी को भी परिवार की, इसलिए महर्षि जी आप कानून की बात करते हो। 27 साल विरोधी दल रहे हैं, कांग्रेस से ज्यादा विरोधी दलों के प्रधानमंत्री रहे हैं। आप 70 साल गिनाते हो। आप तो कहते थे बीजेपी से ज्यादा भ्रष्ट पार्टी कोई नहीं है, आपने मुझसे कहा है, और आप कैसे बदल रहे हो? आप कृपा करिए और इन भ्रष्टाचारियों को, जो देश को बेच रहे हैं, अरे किसानों को बर्बाद कर रहे हैं। अरे इन किसानों की बददुआएं जो 41 मरे हैं, इनकी बददुआएं तुम्हें ले बैठेगी। तुम धर्म का नाम लेते हो, आप कर रहे हो। 25 साल के अमरनाथ मंदिर में जाते हो, काम करते हो कसाई का, ऐसे मत करो। अरे आपको तो हमने वहां इसलिए भेजा था कि बीजेपी को सुधारोगे। आप तो खुद बिगड़ते जा रहे हो। आप बीजेपी को सुधारे, खुद मत बिगड़िए। जी योगेंद्र जी, समय में आपको जाना चाहूंगा एक बार मैं। ओम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। ओम जी, आपके पास आना चाह रहा हूँ। ये कहा जा रहा है कि लोकतंत्र खतरे में है। किसान आंदोलन के साथ साथ बहुत सारे लोग कह रहे हैं, अपोजिशन के लोग भी कह रहे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि गुमराह किया जा रहा है। बिल्कुल ठीक है सर, मैं सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, हरसिमरत ने जो इस्तीफा दिया वो क्यों दिया? जिस दिन आरएसएस के लोग राष्ट्रीय ध्वज को प्रणाम नहीं करते थे, तभी लोकतंत्र खतरे में नहीं था। आप मस्त रहिए, कोई लोकतंत्र को खतरा नहीं है। मोदी हटाओ, देश बचाओ, किसान को खुशहाल लाओ, ये नारा लगने वाला है। व्यक्ति बाद में है, पार्टी बाद में है। रामनारायण जी, आपकी पार्टी की तरह नहीं है हमारे लोग। हम लोग
भारतीय चलिए, संस्कृति में ओम जी से जवाब चाहिए मुझे। ओम जी, अरे बाबा राजनाथ सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगा। आडवाणी से पूछो, मुरली मनोहर जोशी से पूछो कि मोदी क्या कर रहा है, अमित शाह क्या कर रहा है। अरे देश को क्यों बर्बाद करते हो, गरीबों को क्यों खोते हो। एक शेर ने लाइन में नहीं लगा। रामनाथ में लौटूंगा आपके पास में। मैं एक बार ओम सैनी जी के पास जाना चाहूंगा। ओम जी, आपके पास आना चाहूंगा। क्या किसान आंदोलन के साथ लोकतंत्र भी खतरे में दिखाई दे रहा है? देखिए, जिस तरीके से ये तो जब से मोदी जी का शासन आया है, जब से भारतीय जनता पार्टी एनडीए रूल में है, जिस तरीके से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस ब्रेक हो रहे हैं, ये फरमा रहे थे कि साहब मैं कांग्रेस का वो हूँ, लेकिन मैं इनको मालूम नहीं कि कांग्रेस ने तो मुझे 19 महीने बंद रखा था खूब ठीक से, और फिर भी वो डेमोक्रेसी को मेंटेन करने के लिए जैसे 80 के अंदर इलेक्शन करवाया, 77 के बाद में, वो कमाल है। आप तो इलेक्शन के नाम से ही भागते होते, सारा सब कुछ बदल देते हो। 370 देखा नहीं आप, कश्मीर में जूते पड़े हैं उनको देख नहीं रहे किस तरीके से लोग नाराज हो रहे हैं। पूरा देश आपने बहुसंख्यकवाद का अनुयायी बना दिया, अल्पसंख्यकवाद, बहुसंख्यकवाद और कास्टिज्म और क्षेत्रीज्म, सारी चीजें आपने क्रिएट की हैं अपने शासन को बनाए रखने के लिए। कहीं आउटसाइड बैठ करके बात कीजिएगा तो बता दूंगा आपको, लेकिन अभी फिलहाल मैं कहना चाहता हूं कि ये जो लोकतंत्र खतरे की बात, मेरे से ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि हरसिमरत ने क्यों इस्तीफा दिया, अकाली दल जो इनका समर्थन कर रहा था, उन्होंने अपने इस्तीफे में क्या कहा? ओम जी, समर्थन वापस लेना, ऐसे तो हनुमान बेनीवाल भी कह रहे हैं कि हम समर्थन वापस लेंगे, 26 कारण बने ना, यहाँ एक सवाल है, समर्थन कारण बता रहे हैं, खतरे में कारण बता रहे हैं, विरोध के कारण बता रहे हैं। वो कहते हैं कि सबसे पहले तो ये जो तीनों कानून आ रहे हैं उससे एक से तो मंडियां खत्म हो जाएंगे और किसानों को एमएसपी यानी समर्थन मूल्य प्राप्त नहीं होगा। दूसरा है कि कीमतें तय करने का कोई प्रणाली नहीं रहेगी। डर है कि इससे निजी कंपनियों और किसानों में शोषण का जरिया मिल जाएगा। वो बता रहे हैं कारोबारी जमाखोरी करेंगे अगर ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती है सारा, और इससे कीमतों में अस्थिरता आएगी और खाद्य सुरक्षा खत्म हो जाएगी। इससे आवश्यक वस्तुओं की कालाबाजारी बढ़ सकती है। 3 बातें हैं मोटी मोटी जिनको की चर्चा के लिए लिया जाता है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी बातें हैं। बहुत सारी बातों में ये बातें आ जाती है कि किसान वर्ग जो एक जगह यूनाइट हुआ इन बातों को लेकर के, इन मुद्दों को लेकर के। इससे पहले आजादी के बाद में पहला मौका है, वरना तो राजाओं के राज में भी किसान पिटता रहा है, जागीरदारों के राज में पिटता रहा है। जो कुछ बेहतर हुआ है वो तो रिफॉर्म्स, कांग्रेस के रिफॉर्म से हुआ ना। भूमि सुधार जैसा सुगाड़िया ने राजस्थान में किया, पूरा हिंदुस्तान जानता है कि कैसे हुआ। आप कांग्रेस को गाली देते हो, कहां कांग्रेस और कहां आप किसकी बात करते हैं? भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा राजाओं की और स्वतंत्र जागीरदारों की समर्थक रही है। तो ऑर्थोडॉक्सी को हमेशा वो करती है, आज भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं अपने वस्त्र बदल लेते हैं खट से कहीं पर। मुसलमानों की तो टोपी नहीं लगाते, लेकिन अगर वहां गए, वापस लौटूंगा आपके पास में, देवेंद्र शास्त्री के पास जाना चाहूंगा। आपको ये बातें दिखती नहीं है और आप समझते हैं कि हम आंखें बंद कर लें। साफ साफ नजर आता है कि आप किस तरीके से सारे देश में क्या क्रिएट करना चाहते हैं, लेकिन ये चलेगा नहीं। आपको जवाब मिलेगा, बड़ा स्ट्रॉन्ग जवाब मिलेगा। आपकी सबसे ज्यादा बेहतर जवाब आपको ममता के यहाँ मिल जाएगा। जिस बंगाल को आप समझते हैं कि वो तो बिल्कुल निकल गया, अब देखिए वहां क्या होता है, वहां कौन निकल के आता है। जवाब दिलवाऊंगा आप तो अपने जानते हैं। मैं कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के भाषा और गंदी भाषा मत बोलिए, इसका कोई अर्थ नहीं होता। बोलिएगा समझ में आएगा। आप कहते हैं हम लोग किसानों में जाएंगे, कमाल करते। नेशनल अधिवेशन मेरे याद है जब ममता बनर्जी ने आप पूर्व हमारे राष्ट्रपति देखिए कांग्रेस के अधिवेशन अवार्ड सम्मेलन का रेजोल्यूशन पता है क्या आपको? जिससे याद किया जाता है कांग्रेस की वैचारिक लड़ाई, आपको पता है क्या? कांग्रेस में दम था जो वैचारिक रूप से लड़ती रही। आप कहां बात करते इस पार्टी के बारे में? जनसंघ को नष्ट कर दिया, उसके बाद में जो बनी है जब भारतीय जनता पार्टी बनी, पार्टी से छोड़ करके चली गई। ओम जी किसकी बात करते हो? कभी भी ऐसी बात नहीं थी। आपके पास आना चाह रहा हूँ, आपके देवेंद्र शास्त्री साहब के पास में। शास्त्री साहब, मैं एक बात जानना चाहूंगा, पहले भी बहुत की वजह से छोड़ करके क्यों चली गई ममता बनर्जी? लोकतंत्र खतरे की बातें क्यों हो रही हैं? देखिए, सच्चाई यह है कि ये जो 3 कानून आए हैं, मैं ये जानना चाहता हूं अभिनेत जी से खास तौर पे, क्या इसमें लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन किया गया? इसी से आप समझ लीजिए कि देश में लोकतंत्र है या नहीं। पहली बात, जिस व्यक्ति के लिए आप कानून लेकर के आए, क्या आपने उससे पूछा? क्या आपने संसद की मर्यादाएं तोड़ करके इन कानूनों को नहीं बनाया?
कहाँ लोकतंत्र की बात कर रहे हैं, कहाँ प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं आप? प्रजा से कोई वास्ता नहीं है इन कानूनों का, दूर दूर तक। मैं ये कह रहा हूं कि इस कानून के बारे में आज आप अच्छे से डिस्कशन करवा लीजिए। नरेंद्र मोदी, अमित शाह को इसकी डिटेल्स का पता नहीं है, वो नहीं समझ सकते। 7-8 वार्ताएं हो गई, आज तक किसानों को ये समझा ही नहीं पा रहे क्या कानून है, क्योंकि इनको खुद को ही पता नहीं है। तो किसान क्या समझेगा? कि किसान एक बात समझता है कि क्या वो अपनी फसल का सही मूल्य ले सकता है। अगर कॉर्पोरेट हाउसेस उससे डील करने आएंगी, वो जानता है कि उसकी क्या क्षमता है, कितनी उसकी एजुकेशन है, कितनी उसकी फाइनेंशियल पोजीशन है कि वो उनसे डील कर सकता है कि नहीं सकता। वो जानता है कि ये हमारा कॉर्पोरेट हाउसेस एक फ्रॉड है। हिंदुस्तान में कॉर्पोरेट हाउसेस मींस फ्रॉड, जालसाजी। तो उनके साथ किसान किस तरह से डील करेगा? आपका एजुकेशन लेवल कितना लो है, आपका सोशल और फाइनेंशियल लेवल जो रूरल एरिया के लोगों का है वो क्या है, आप सोचिए। अभी अभिनय जी कह रहे हैं कि वो पूरे देश में बेच सकता है। मुझे बताइए, आपके जिले से, चूरू जिले से एक किसान अगर कोई बाजरा लेकर के चलेगा और जयपुर आके बेचेगा, उसको पड़ता खाएगा? क्या बात कर रहे हैं आप? कहां बेच देगा वो? उसको कोई भी कॉर्पोरेट हाउस वाला चूरू के अंदर औने पौने दामों में लेके चलता बनेगा। ये सिस्टम होगा। तो अभिनय जी देखिए, सच्चाई से आप आंखें मत मोड़िए। जो सच है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी कॉर्पोरेट हाउसेस के हाथ में बिकी हुई है। वो जो है वो जैसे इशारा कर रहे हैं वैसे उनको करना पड़ रहा है। मैं आपको एक और बात बता रहा हूं योगेंद्र जी, एक बात और कह रहा हूं कि ये सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट अब इससे हट नहीं सकती। हटेगी तो इसको यहां से जाना पड़ेगा। कॉर्पोरेट हाउसेस लात मार के निकाल देंगे, इसलिए इस कानून को छोड़ेंगे नहीं। ये मरते दम तक चाहे पुलिस को झोंकना पड़े, चाहे आर्मी को झोंकना पड़े, ये इसको लागू करने की कोशिश करेंगे। चले अविनेश जी, कई सवाल खड़े हो गए। अभी आपने सुना भी होगा कि 6 दौर की वार्ता हो चुकी है। उन किसानों को ही समझा नहीं पा रही है सरकार के नुमाइंदे कि कानून से आपको बेनिफिट क्या है। जब उनको नहीं समझा पा रहे हैं, जिनको बेनिफिट देने की बात कर रहे हैं, तो फिर ऐसे कानून का औचित्य क्या है? ये भी देवेंद्र शास्त्री साहब ने आप पे आरोप लगाया। देवेंद्र जी, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आप ध्यान से सुनना और कृपा करके, बड़े भाई हो, जैसे मैं बीच में नहीं बोला, बीच में मत बोलना। जी हाँ, मेरा निवेदन यह है, लोकतांत्रिक परंपराओं की जो बात करते हो आप, देश के प्रधानमंत्री ने अपने घर में बैठ करके कानून नहीं बनाया है, देश कॉर्पोरेट हाउसेस के दफ्तर में बनाया। आप सुन लीजिए मेरा जवाब। और देश बोलिए, इतने कानून जो बनते हैं वो चाहे राज्य में बनते हैं तो असेंबली में बनते हैं, और देश में बनते हैं तो पार्लियामेंट में बनते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने तमाम परंपराओं को निभाते हुए ये कानून बनाए हैं। अब दूसरी बात, आगे डिटेल पता नहीं है, सुन लीजिए डिटेल। देश के प्रधानमंत्री, और आपने दूसरा नाम लिया अमित शाह जी का, आप कृषि मंत्री जी का नाम नहीं लिए, क्योंकि आपको कुछ आता पता नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है पूरे सिस्टम। बराबर मोहर है, वो मोहर है और शाह से है। आपको ये मालूम नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के बच्चे को कानून के बारे में मालूम है, लेकिन देश के किसानों को गुमराह करने का सबसे बड़ा एजेंडा आप लोगों का, कांग्रेस पार्टी के साथ में आप लोगों का। अभिनेश जी क्षमा चाहूंगा मैं, समय कम है सर, समय कम है सर। की बात करें, हमारे कॉर्पोरेट हाउसेज के लिए आप बार बार कहते हैं कि हमारे, यहाँ पे आपको मैं रोकना चाहूंगा। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि 1 महीने का वक्त कम नहीं होता है किसी आंदोलन के लिए। और अगर ये भी बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस 6.5 साल के कार्यकाल में अगर कोई अब तक का सबसे बड़ा अगर आंदोलन रहा तो ये किसान आंदोलन कह सकते हैं, जिसमें सरकार को वापस करने के लिए मजबूर होना। लेकिन अभी नए स्थिति पे ये नहीं पहुंचे, आंदोलन का आगे मोड़ क्या होगा कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि सरकार अपने एजेंडे को साबित करने के लिए जगह जगह चौपाल कर रही है, और किसानों के समर्थन में अन्य राज्यों से भी लोग दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं। लिहाजा साफ है कि आंदोलन आने वाले दिनों में और बड़ा हो सकता है। सरकार को क्या फैसला करना है ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।
जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।